बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पारिस हुसैन है और मैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जूनियर कैंपस के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आज आपका सेकंड ऑनलाइन लेक्चर जो कंप्यूटर साइंस का कंडक्ट करने जा रहा हूँ। आज जो हमें पढ़ना है वो है मेमोरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी क्या चीज़ होती है। देखिए, मेमोरी का वर्ड सुनते ही एक बात ज़हन में आती है कि याददाश्त। जब भी इंसान को काम करते हैं, हम लोग बचपन से आज तक जब भी कुछ काम करते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ चल रही होती है जिस वो जो होती है हमारी याददाश्त। ठीक है, सेम एज कंप्यूटर साइंस के अंदर भी मेमोरी होती है। कंप्यूटर भी मेमोरी को यूज़ करते हुए तमाम काम करता है। वो मेमोरी क्या है, हम आगे इसको एलैबोरेट करते हैं। तो आए, मेमोरी एनी फिजिकल स्टोरेज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई भी ऐसी फिजिकल स्टोरेज कंप्यूटर में जो डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, हम उसे कहते हैं मेमोरी। मेमोरी के आगे टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट है प्राइमरी या मेन मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट हम कहते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी, दोनों नाम से इसको कॉल किया जा सकता है। तो आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो प्राइमरी मेन मेमोरी पढ़नी है, सेकेंडरी हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी कौन सी होती है? The area of a computer stores data or instruction accessed by processor as well as result of processing। यानी कि कंप्यूटर का वो एरिया जहां डाटा और इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती हैं जो प्रोसेसर ने एक्सेस करनी हो। यानी कि प्रोसेसिंग से पहले जो डाटा हम देते हैं कंप्यूटर को, वो कहाँ स्टोर होता है? हमारी मेन मेमोरी के अंदर। एज वेल एज रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने के बाद जब आपका डाटा या इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है तो फिर वो किस में स्टोर होता है? हमारी मेन मेमोरी के अंदर। ये मैंने छोटी सी फिगर बनाई है। इसमें क्या हो रहा है कि एक इनपुट डिवाइस है जो डाटा दे रही है इसको कंट्रोल यूनिट को। अब कंट्रोल यूनिट को क्यों दे रही है? क्योंकि कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी तमाम वर्किंग को कि किस फ्लो में उसने करवानी है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल यूनिट उसको उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट की होती है। तो जब इनपुट डिवाइस ने डाटा दिया तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया? उस मेन मेमोरी के अंदर इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करने के बाद वो जब उसको सही लगेगा कंट्रोल यूनिट को, जब टाइम आएगा स्पेसिफिक, तो वो उस मेमोरी उस डाटा को उठाएगा मेमोरी से और किसको दे देगा? प्रोसेसर को दे देगा। यानी कि हमारी मेन मेमोरी को वो ऑर्डर करेगा कि ये डाटा उठा के प्रोसेसर को दे दो ताकि प्रोसेसर इस पर प्रोसेसिंग कर सके। प्रोसेसर जब उस डाटा या इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग कर लेगा तो वापस उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करा देगा। फिर जब स्पेसिफिक टाइम आएगा तो कंट्रोल यूनिट उसी मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन उठा के या इंफॉर्मेशन उठा के किसको दे देगी? हमारी आउटपुट डिवाइस को दे देगी। ये हमारा साइकिल है सारा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को हम फास्ट मेमोरी भी कहते हैं। क्यों फास्ट मेमोरी कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती है विद प्रोसेसर। देखिए, मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान कोई और चीज नहीं है, क्या डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये फास्ट मेमोरी होती है। और ये कंसिस्ट होती है वन और मोर चिप्स ऑन मदरबोर्ड और अदर सर्किट बोर्ड्स। मुश्किल होती है ये एक या एक से ज्यादा जो हमारी चिप्स होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर लगी हो सकती है, या उसके अलावा कोई सर्किट बोर्ड हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी। आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी कि मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि कंसिस्ट ऑन थाउजेंड्स और बिलियंस ऑफ सेल्स। जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो कंसिस्ट होती है किस पे? थाउजेंड या मिलियंस ऑफ सेल्स पे। अब सेल्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी हमारे पास फिजिकल, पहले हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल मेमोरी थी। अब फिजिकल मेमोरी के अंदर सेल्स क्या है? वो डिवाइड होगी। अब उसका कोई एक पार्ट जो उसका मेमोरी का होगा, कोई एक पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सेल। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेन मेमोरी है, उसकी चिप है। तो चिप के अंदर ये पहले ब्लॉक्स बना दिए। कितने ब्लॉक्स? 8 ब्लॉक्स बना दिए। अब उसमें से जो एक ब्लॉक होगा हम उसको कहेंगे सेल। एक ब्लॉक क्या होगा? सेल। अब एक सेल जो है कितना डाटा स्टोर करता है? 1 बिट। कितना डाटा स्टोर करेगा? 1 बिट। वो 1 बिट कौन सा हो सकता है? 0 या 1। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को यूज करता है वर्किंग करने के लिए। तो बाइनरी नंबर्स कौन से थे? 0 और 1। और सेल किसको यूज कर रहा है? 1 बिट को। ठीक है, 1 बिट को स्टोर करता है। और बिट में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? या 0 या 1। ठीक है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में बिट जो होता है वो लॉजिकली जो डिवाइड होता है, ये हमारी मेमोरी किसमें? ग्रुप ऑफ बिट्स में। ठीक है, किसके ग्रुप में होती है? बिट के ग्रुप में इसको हम
डिवाइड करते हैं लॉजिकली। और कितने बिट का एक ग्रुप होता है? 8 बिट का 8 बिट का एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बाइट। देखें कि ये हमारे पास 8 बिट्स थे, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे? एक बाइट। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स। और 8 बिट के अंदर हमारा एक कैरेक्टर स्टोर होता है। सिंगल बिट में क्या था? हमारी एक सिंगल वैल्यू, कौन सी सिंगल वैल्यू? सिंगल बाइनरी वैल्यू है, 0 हो सकती है या 1। और जब 8 बिट्स मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? एक बाइट बनेगा जो एक कैरेक्टर को स्टोर कराएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या? ईच बाइट हैज असाइन्ड यूनिक नंबर व्हिच इज कॉल्ड एड्रेस। अब जो बाइट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बाइट है 8 बिट्स का, हम हर बाइट को एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, वो नंबर कौन सा होता है? उसका क्या रहता है? एड्रेस, उस बाइट का एड्रेस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लें, मैंने यहाँ पे एक मेन मेमोरी कोई भी ड्रॉ कर ली, उसको मैंने इस पोर्शन में चेंज कर लिया है। कैसे चेंज किया कि ये मैंने एक बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 0, टेट्रा 0, 0001, 0002, 0003, ये किसको शो, ये क्या शो कर रहे हैं? ये नंबर्स शो कर रहे हैं इस बाइट का एड्रेस। सो हम इसको कहते हैं, हम इसको एड्रेस ऑफ बाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो हमारी मेमोरी है ये मैकेनिकली डिवाइडेड नहीं होती, ये हमारी लॉजिकली मेमोरी डिवाइड होती है। ठीक है, तो जब लॉजिकली डिवाइड करेंगे तो इसका एक्सेस टाइम जो होगा वो भी इक्वल होगा। अब एक्सेस टाइम क्या इक्वल होगा? देखिए अब मैंने किसी इसको 0002 को एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं करेगी कि पहले 001 के पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर आगे। वो लॉजिकली डिवाइड है, मैकेनिकल डिवाइड नहीं है। वो डायरेक्टली इसके बाद 0002 के पास जाके एक्सेस कर लेगी। इसीलिए हम इस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी जिसमें हर बाइट को एक्सेस करने में हमें इक्वल टाइम लगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले स्ट्रक्चर उसका पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। कि मेन मेमोरी की भी आगे टाइप्स हैं। अब कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। फर्स्ट क्या है हमारी? वोलेटाइल मेमोरी, सेकंड क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब मैंने इसके आगे मेंशन किया है कि वोलेटाइल मेमोरी रैम है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है, यानी कि इसके एग्जांपल्स भी मैंने यहीं पे मेंशन कर दी, फर्दर आगे मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, मजीद यहाँ पे देख लेते हैं कि द मेमोरी व्हिच लूजेस इट्स डाटा और कंटेंट व्हेन कंप्यूटर टर्न ऑफ, यानी कि ऐसी मेमोरी जब कंप्यूटर ऑफ हो तो अपने डाटा को या कंटेंट को लूज कर दे, तो उस मेमोरी को हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। अब उसकी एग्जांपल क्या है? रैम। अब क्या उसका है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम के अंदर डाटा स्टोर होना शुरू हो जाता है और वर्किंग होती रहती है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, रैम ने अपना सारा डाटा रिमूव कर देना है, इसलिए हम इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। सेम है आगे गए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलेटाइल, जैसे कि नाम से डिफरेंस आ जाएगा कि वोलेटाइल मेमोरी लूज कर रही है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी अपना डाटा लूज नहीं करेगी, इवन के कंप्यूटर बंद भी हो जाए। अब उसकी क्या एग्जांपल है? रोम या हमारी फ्लैश मेमोरी। तो आज के लेक्चर में हमने रैम पढ़ना है कि रैम क्या चीज होती है। तो देखें रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी से आप एक चीज याद रखें, ठीक है, पहले मैं पढ़ा रहा था डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है, तो ये भी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम मेन मेमोरी को लॉजिकली डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी ऐसी होगी ना, हम किसी भी रैंडमली किसी भी बाइट को एक्सेस करें जस्ट उसके एड्रेस के साथ, तो क्या होता है कि वो इक्वल टाइम में इसको एक्सेस कर लेती है। तो रैम मेन मेमोरी की टाइप है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है कि किसी भी बाइट को ये रैंडमली इक्वल टाइम में एक्सेस कर लेती है। अच्छा, सेकंड क्या है इसका पॉइंट? यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरीली, ठीक है, इसके अंदर जो डाटा होता है वो टेम्परेरी यूज के लिए हम स्टोर करते हैं। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन है अगर उसने एग्जीक्यूट होना है, मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है, तो सबसे पहले रैम के अंदर उसने रैम के अंदर स्टोर होना है, लोड होना है। हमने देखा था, हमने एक साइकिल पे देखा था जिसके अंदर क्या हो रहा था, इनपुट डिवाइस जब डाटा दे रही थी वो कंट्रोल यूनिट में आ रहा था, उसके बाद वो प्रोसेसर में जाने से पहले एक मेमोरी में आ रहा था। वो मेमोरी क्या हमारी, ये रैम लगी हुई थी वहां पे, ठीक है। तो कोई भी डाटा जिसने एग्जीक्यूट होना है वो सबसे पहले किसमें लोड होगी? रैम के अंदर। और यही आपने अक्सर इशू देखा होगा कि अक्सर हमारे जब सिस्टम्स नहीं चल रहे होते, ऑन होते हैं, ठीक है,
जस्ट एक दो विंडोज आती हैं, उसके बाद उसकी आगे चल नहीं रहा तो कोई एरर दे रहा था, तो हम क्या कहते हैं जी हमारे रैम के अंदर इशू आ रहा है, डिस्प्ले नहीं दे रहा तो क्या मसला आ रहा है कि रैम की। अब क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बेसिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम से लेके आगे लोड नहीं हो रहा होता, ठीक है। रैम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेसिंग स्पीड। वो कहते हैं कि जो रैम जो है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्रोसेस कर रहा है, प्ले कर रहा है इसमें प्रोसेसिंग स्पीड में। अब वो कैसे कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल प्ले, कि जो बिगर साइज की रैम होगी उसमें लार्ज डाटा फॉर प्रोसेसिंग, उसमें ज्यादा डाटा आएगा किसके लिए, फॉर प्रोसेसिंग। स्मॉलर साइज की रैम होगी तो उसके अंदर लेस डाटा आएगा फॉर प्रोसेसिंग। इसके में देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ये मैंने दो रैम्स ड्रॉ की, एक की कैपेसिटी 256 MB, सेकंड की है 512 MB, ठीक है। ये हमारे पास दो कैपेसिटी की रैम पड़ी। हमारे सिस्टम के अंदर हमने प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो जिनमें से एक था 100 MB का, सेकंड था 200 MB का, थर्ड था 700 MB का, ठीक है। अब ये हमारे पास तीन प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो रैम हमारी जो 256 MB वाली रैम है वो क्या करेगी, जस्ट 100 MB वाले को लोड करेगी। क्यों नहीं नेक्स्ट प्रोग्राम 200 MB वाले करें, क्योंकि जब देखें 100 प्लस 200 MB करेंगे तो ये 300 MB पे चली जाएगी, जबकि हमारी कैपेसिटी क्या है, जस्ट 256 MB। तो ये सिर्फ किसको लोड करेगी, किस प्रोग्राम को, 100 MB वाले प्रोग्राम को। सेम एज जो 512 MB वाले हैं, ठीक है, क्या होगा, इसके अंदर दो प्रोग्राम्स हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, 100 प्लस 200, ये 300 MB, बाकी 212 MB हमारे पास रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो 700 MB का, यानी कि हैवी हो गया, वो लोड नहीं होगा उसके अंदर। जब ये फ्री करेगी तब ये लोड होगा, ठीक है, ओके। फिर है जी हम लोग टाइप्स ऑफ रैम पढ़ने हैं, ओके। टाइप्स ऑफ रैम क्या होते हैं, कितनी होती है, तीन टाइप्स की रैम है, कौन सी, डी रैम, एस रैम और एम रैम। डी रैम कौन सी, डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये यूज करती है ऑलमोस्ट हमारे सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर यही मेमोरी डी रैम ये यूज होती है। अब ये क्या करती है कि इसको डाटा स्टोर करने के लिए एक इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज चाहिए होता है, ठीक है, रिक्वायर होता है इसको क्या, करंट का चार्ज, ताकि ये अपने इलेक्ट्रिकल स्टेट को मेंटेन कर सके और डाटा को स्टोर कर सके। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इसकी चार्जिंग कम होती जाती है, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कम होता जाता है, और ये हमारा अच्छा होता है कि जैसे इसके ऊपर से चार्ज खत्म हुआ ये अपने डाटा को लूज कर देगी। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको दोबारा रिचार्ज करते हैं या रिफ्रेश करते हैं अगेन अगेन, ताकि हमारा डाटा सेव रहे जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं होता। जब तो कंप्यूटर ऑफ कर दिया फिर तो बात खत्म हो गई, लेकिन जब तक हमारा सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि हमारा डाटा तब तक लॉस ना हो जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा सस्ती जो है हमारी चल रही है डी रैम, ठीक है, तो वो हमारी डी रैम है। इसकी स्लो स्पीड है। स्लो स्पीड क्यों है, देखिए जब हम इसकी प्रोसेसिंग हो रही होगी, डाटा इसके अंदर लोड हो रहा होगा, प्रोग्राम्स लोड हो रहे होंगे, तो इसकी चार्जिंग कम होगी। चार्ज जैसे कम होगा हम रिफ्रेश करेंगे, जब ये रिफ्रेश होती है तब ये प्रोसेसर इसको यूज नहीं करता और ना ही इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लोड हो रहा होता उस टाइम। तो वो जो टाइम गैप आता है उसकी वजह से हमारी क्या है, इसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। ये हमारी डी रैम। उसके बाद आएगी थी हम एस रैम पे। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है कि ये जस्ट एक दफा चार्ज होती है उसके बाद चार्ज नहीं होती, तो इसके लिए हमें क्या, इसको हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसलिए ये क्या है, फास्ट है, किससे, डी रैम से, और एक्सपेंसिव भी है डी रैम से। और इस मेमोरी को हम कैशे मेमोरी के तौर पे भी जानते हैं, इस मेमोरी को हम कैशे मेमोरी के तौर पे भी जानते हैं। थर्ड लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एमरैम। एमरैम क्या है, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हमारा डी रैम थी ना, वो क्या यूज करती है, इलेक्ट्रिक करंट के चार्ज को, जबकि ये कौन सी यूज करेगी, मैग्नेटिक चार्ज को। मैग्नेटिक चार्ज को करेगी और इसकी मेमोरी स्टोरेज ज्यादा होती है और इससे डाटा सेव रहता है, इवन कि आप इसको रिमूव भी कर लें किसी भी डिवाइस के अंदर जिसमें लगी हुई है, यूज हो रही है, अगर हमने वहां से उतार भी लिया तो इसके अंदर डाटा रहेगा। और ये हमारी किन डिवाइसेस में है, पोर्टेबल डिवाइसेस। जो हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं, हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, हमारे दूसरे टैबलेट्स वगैरह हो गए, ये हमारे जो पोर्टेबल क्या जो मोबाइल डिवाइसेस जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उन डिवाइसेस में ये हमारी एमरैम यूज हो। और ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी दूसरी जो अदर टेक्नोलॉजी है ये उससे मुख्तलिफ है।
सो गाइस, आज का लेक्चर हमारा इसी पास खत्म हो सकता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।